नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। ये एक अजीब सी चीज़ है कि तारीख़ मुझे दुरुस्त साबित कर रही है। नाउज़ुबिल्लाह, गैब का इल्म मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कौम और अपनी हुकूमत को काफ़ी अरसे से हाथ जोड़कर ये समझा रहा था कि आपकी बेवकूफ़ी हमें मार जाएगी। और ये जितनी हुकूमतें आई हैं आगे पीछे, इन सब का एक ही प्रॉब्लम रहा है कि ये अकल, दानिश और जहानत को एक कोने पे रखकर अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद तस्वुर करते हैं। ये प्रॉब्लम रही। पिछली हुकूमत का भी यही इशू रहा और पिछली हुकूमत का भी यही इशू रहा और इस हुकूमत का भी यही इशू है। माजी की हुकूमतों का भी सिलसिलावार यही इशू रहा। अब मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ, आप गौर से समझिएगा मेरी बात। आपको याद होगा कि एक मुश्तरका मुत्तहदा फ़ौज बनाई गई, फोर्स बनाई गई, जिसका मकसद हालात हैं, जो दिफाई मामलात हैं, जो वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम ममालिक मिल जाएं और मशरिक़ वुस्ता की हिफाजत करें, पाक सरज़मीन की। कौन? ये पाक सरज़मीन नहीं है, ये आपकी बनाई हुई ज़बरदस्ती की पाक सरज़मीन है। जो असली वाली है वो तो मक्का मदीना की ज़मीन है, वो पाक सरज़मीन है। मुसलमानों के लिए पाक सरज़मीन जो है वो मक्का मदीना की सरज़मीन है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को समझना है कि उसकी हिफाजत के लिए हमें पुकारा गया। किसने पुकारा? सऊदी ने हमें पुकारा, यूएई ने हमें पुकारा, वहाँ के सारे ममालिक ने कहा कि आप सबसे बड़ी मुसलमानों की बर्री फ़ौज रखने वाला मुल्क है पाकिस्तान, आए हमारे ख़ित्ते की हिफाजत फरमाएं और यहाँ पर जो इश्तियाल अंगेज़ी करना चाह रहे हैं अरब सरज़मीन पर, इनके ख़िलाफ़ हमारी एक, जिसे आप कहते हैं, दिफा की दीवार बन के सामने आ जाए। तो हम मुकर गए, हम मुकर गए। हमने वो काम किया जो कोई चिटर भी नहीं करता। हमने $1.5 अरब ले लिए और पैसे लेने के बाद हम मुकर गए। और मुकरे क्यों? कि सर वो ईरान नाराज़ हो जाएगा अगर हम वहाँ चले गए तो। अब हमारे मुंह पर बहुत बड़ा बुज्जा पड़ा। बुज्जा क्या पड़ा? कि सऊदी अरब और ईरान ने दोस्ती कर ली और हम इतना सा मुंह लेके अब दुनिया के सामने खड़े हुए, दे दो कुछ तो दे दो। ये हमारे साथ हुआ है। क्यों? यह हमारी हरकतों का नतीजा है, मुकाफाते अमल है, हमारी जाहिलाना और डरपोक सोच है, जिसकी वजह से आज हम ख्वार हो गए। हम बहुत गंदे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत गंदे हुए हैं। हमारी वो वाली हो गई, हमारी वो वाली। कौन सी वाली? समझ गया, वो वाली हुई है हमारी। सही है। अब हुआ क्या कि हम तो अपनी तरफ से बड़ा, हम बहुत बड़े झमेले में नहीं पड़ना चाहते। हम हमेशा शिया सुन्नी बन के सोचते हैं और सऊदी हमेशा सऊदी बन के सोचते हैं, ईरानी हमेशा ईरानी बन के सोचते हैं और पाकिस्तानी हमेशा शिया सुन्नी बन के सोचते हैं। उन दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया, उन्होंने जफ्फा लगा लिया, उन्होंने कहा भाईजान आ जाओ, मिलजुल के रहेंगे। पाकिस्तान की वो वाली हो गई। अब हमें समझ नहीं आ रहा है, ना नोटू मिले। अब हम सऊदी को बोल रहे हैं नोटू दो, ना नोटू दो। वो कह रहे चल भाग जा, दौड़ जा यहाँ से। कोई भी हुकूमत हो, ये छोड़ दें कि ये नून लीग की या पीटीआई। इमरान जाता तो इमरान को भी बोलते चल भाग जा। ये भी बता दूं आपको, ये नहीं सोचेंगे इसका पीटीआई या नून लीग या पीडीएम से कोई ताल्लुक है। पीटीआई वाले मीम लगा के खुश होते हैं। भाई मुझे पसंद होगा इमरान, लेकिन बात यह कि इमरान खुद भी जाके मांगता तो उनको भी ठुट्ठू ही दिखाते, क्योंकि इमरान खान साहब की ये गलती थी कि सऊदी मिन्नतें करते रहे कि भाईजान आ जाओ, आप हमारे मुल्क की हिफाजत कर लो, हमारी सरजमीन की हिफाजत कर लो, कुछ शर्म कर लो, मक्का मदीना की हिफाजत कर लो। लेकिन नहीं, मिन हैसल कौम पूरा पाकिस्तान कह रहा है इससे जो है ना वो क्या कहते हैं, ये फिरका वारियत बढ़ेगी, फिरका वारियत बढ़ेगी। और जिनकी वजह से नहीं गए वो आपस में दोनों मिलके बैठ गए, वो दोनों एक साथ खाने खा रहे हैं, आइसक्रीमें खा रहे हैं, आइस लॉली चूस रहे हैं, खूब खुश हैं वो। दे आर बोथ एंजॉयिंग। Saudi and Iran have become one.
एंड पाकिस्तान हैज बिकम, आगे आप समझ गए। अब इशू क्या है कि आप जाएं यूएई के पास। यूएई ने वार्निंग दी थी, मैं बता दूं, अरब की आदत याद रखना, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते वो लोग, अना के मामले में बड़े पक्के हैं। हमने जब धोखा दिया पाकिस्तानियों ने, पूरे पाकिस्तान ने मिनहसल कौम धोखा दिया अरब को, पूरी पाकिस्तानी कौम ने मिनहसल कौम धोखा दिया, क्योंकि पार्लियामान में जाकर करारदाद पास की कि हम नहीं जाएंगे हिफाजत करने, हम नहीं जाएंगे हिफाजत करने। पूरे पाकिस्तान ने धोखा दिया किसको? उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ूगू, उम्मा उम्मा गुटड़ गुटारे। यह मसला यह हुआ कि अब हम हो गए फुल बेइज्जत। भाईजान लोग इसीलिए देखते हैं। बात यह है कि अब क्या करें। अब यूएई वालों ने वार्निंग दी, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर गरगाश ने वार्निंग दी कि आपके साथ हमारे मामलात, इनेविटेबल वर्ड उसने यूज किया, उसने कहा आपके साथ हमारे मामलात तो होंगे लेकिन बच्चू देख लेंगे तुम्हें। और अरब अपनी बात का पक्का है। उन्होंने जनाब सबसे पहले नोटू खींचा, पूरे जो यूएई ग्रुप के लोग थे उन्होंने पैसे निकाल लिए पाकिस्तान से। अब आप तालियां बजाते रह गए। मोबाइल फोन की इंडस्ट्री से भी निकल गई, ये भी मैं बता दूं आपको। मुझे एक मोबाइल फोन की कंपनी मिल गई ना, नाम नहीं मैं ले रहा, वो छोड़ के गए जानबूझ के। सिर्फ अब वो बैंकिंग में कहीं कहीं है आपके पास, बाकी वो छोड़ के गए। छोड़ के नहीं गए, लात मार के गए। क्यों? क्योंकि आपने तब गलत पॉलिसी बनाई। क्योंकि आप हैं नेचुरली, हमारी जो कहते हैं ना हमारी लीडर अच्छे नहीं, हमारे लीडर अच्छे नहीं, हमारे लीडर अच्छे हैं, हमारी कौम ठीक नहीं है, हमारी कौम ही गलत है। इनको को पता ही नहीं है हम कहां जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं। अब ये भी सीन खराब कर दिया। बाकी तमाम ममालिक इन दोनों की तरफ देखते हैं। जब उन्होंने कहा कि ये दोनों साथ नहीं दे रहे तो फिर पाकिस्तान का हम भी साथ नहीं देंगे। मसला था यमन का। यमन में थे हूथी बागी, हूथी बागियों के पीछे थे ईरान वाले। अब हमें डर ये लगा हुआ था कि अगर हम जाएंगे अरब की सरजमीन में तो हमें हूथी बागियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जब हम उनके खिलाफ लड़ेंगे तो ईरान नाराज हो जाएगा, और ईरान नाराज हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब मसला ये हुआ कि ईरान और सऊदी अरेबिया ने कर ली दोस्ती। अब जब हम मांगने गए दोबारा पैसे तो उन्होंने कहा अब हमें तुम्हारी क्या जरूरत है, हमने अपने मामला तय कर लिए। अब जून तक 16 अरब डॉलर कहां से लेकर आएंगे? यहां खाने के वांदे हैं और आईएमएफ ने इतनी बड़ी डिमांड रख दी। यहां खाने के वांदे हैं, यहां हालात कहां से कहां पहुंच गए हैं। यह मैं डरा नहीं रहा आपको। किसी दिन भी पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करोगे? नोटू है ही नहीं। वो बोल रहे हैं ना कि आपको अपने जो तकाजे मालियाती पूरे करने हैं उसके लिए हमें जून तक तकरीबन, यही कह रहे हैं ना, 16 अरब डॉलर दिखाओ। किटी में हमारे पास पैसे ही नहीं है, ये देंगे तो हम आगे दिखा सकते हैं। वो कहां गया? पाकी डोची शोशा, पहाड़ों से ऊंची, समुद्रों से गहरी, अचारों से खट्टी, शहद से मीठी। वो कहां गई दोस्ती? चाइना वालों ने क्या दिखाया? ठुट्ठू। उन्होंने कोई पैसे, वो इतने से पैसे दे दिए उन्होंने, बिल्कुल जैसे हम दे देते हैं ना शीशा डाउन करके, ये रख ले दुआ करना। चाइना वाले कोई बचाने नहीं आए। सीपेक के चक्कर में पूरे मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दिया। चाइना वालों से नोटू मांगा, उन्होंने शीशा डाउन करके बस थोड़े से दे दिए, बोला रख लो, शाम के खा लेना, दुआ जरूर देना, हमारी सेहत के लिए दुआ करना। अब किधर गया सीपेक? मैं कहता था ये बकवास मंसूबा है, मुल्क तबाह हो जाएगा। लोग बोलते थे अली नासिर मुहिब वतन नहीं है। वो जितने मुहिब वतन थे सब भाग गए। अली नासिर फिर भी पाकिस्तान में बैठा। वो जितने मुहिब वतन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कहते थे ये मुहिब वतन नहीं है, ये सीपेक के खिलाफ बात करता है, ये फलां का एजेंट है, फलां का एजेंट है, वो सब भाग गए। वीजे लगवा के, इमिग्रेशन करवा के, वो सारे एंकर भाग गए, वो सब एंकर भाग गए। बता रही हूं मैं आपको, मैं यही हूं। जो मोहब्बत करता है वो साथ रहता है, जो मोहब्बत नहीं करता ना वो भाग जाता है। तो अब बात हमने ये समझनी है कि जून तक 16 अरब डॉलर ना आने की वजह से मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अगर आईएमएफ हमारी बात ना माना, अब हमें करना क्या पड़ेगा? देखो, अब सऊदियों ने कर ली दोस्ती ईरान से, अब वहां से पैसे मिलने कोई नहीं। अफगानिस्तान में फड्डा खत्म हो गया, जो है उनको हमारी जरूरत नहीं। मैं जब अकल की बातें करता था तो ये जो डम्बो हमारे सारे सुनते हैं, जो अंकल हैं डम्बो हैं, व्हाट्सएप के ऊपर क्लिपें और तस्वीरें बांटने वाले और जोक्स को हकीकत समझने वाले, इन लोगों ने मुल्क की मईशत को ऐसे डगर पे पहुंचा दिया
कि अब इरिवर्सिबल मामला हो गया। इतनी अग्रेसिव गुफ्तगू के बाद जाहिर बात है एकदम मेलो या नरम तो नहीं हो सकते। बात यह है कि इस मामले को अब इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के ज़ुमरे में रख कर देखना पड़ेगा। शकील रामे साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, इनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रहती है, बड़ी ऐसन गुफ्तगू करते हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो पे। थैंक यू। शकील रामे साहब, कुछ मसला इस नौयत का है कि हम हालात, मामलात और चीज़ों की पेचीदगी को समझ नहीं पाते। हुआ ये कि हकीकी पाक सरज़मीन तो मक्का मदीना की ज़मीन है, लिवांट है। वहाँ पर हमें मौका मिला आज से कोई तकरीबन 6 साल पहले कि हम अपनी फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है वो शो करें, बूट्स ऑन ग्राउंड वहाँ लेकर जाएं, और इसके एवज़ में हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पेशगी हमें $1.5 अरब तोहफे के तौर पर दे दिए गए कि भाई ये पेशगी रख लो, आगे और भी मिलेंगे। हमने बहुत बड़ा धोखा दिया, उम्मा को धोखा दिया, और हमने इसलिए धोखा दिया क्योंकि हमें लगा कि हम एक मसलकी या सेक्टेरियन क्राइसिस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और अगर हम वहाँ गए तो हम फिर एक तरह से जिस तरह माजी में दूसरों की जंग में शामिल हुए, अब इस जंग में शामिल हो जाएंगे। हमने कुछ खौफ के मद्देनज़र, कुछ अपनी महदूद अकल को सामने रखते हुए, महदूद मुशाहिदे को सामने रखते हुए ये फ़ैसला किया। आज सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती हो गई। हमारा जो लेवरेज पॉइंट था वो अब ख़त्म हो गया। अब हमने सऊदिया को कहा हमें पैसे दो, उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा वो हम उम्मा कर प्यारे, तो उन्होंने कहा उम्मा के नाम पर तो हमने भी तुम्हें बुलाया था, तुम तो हमें डीच कर आ गए, अब किस बात के पैसे चाहिए? तो हम आंखें फटी की फटी रह गई। फिर हमने यूएई की तरफ देखा, उन्होंने भी इसी तरह का इशारा हमें दिया कि भाई आप पहले अपने मामला तय कर लो, फिर पैसों के बारे में बात करेंगे। अब फ्री हैंडआउट्स नहीं मिलेंगे। तो अब हम फंस गए। बराबर में हमारे अफगानिस्तान है, हमने कहा हम डीप इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते अफगानिस्तान में। वेस्ट ने भी हमें ठुट्ठू दिखा दिया, उन्होंने भगा दिया, और उन्होंने इशारतन ट्विटर के ज़रिए हमें पैगाम पहुंचा दिया पहले इलेक्शन कराओ फिर बाद में देखेंगे। तो सर जून तक $16 अरब कोई जादुई छड़ी से आएंगे, यह मुझे बताते हैं। देखें, आपने बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो कि मंजर कशी की है चीज़ों की। इसमें जो मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहता हूँ, अली नाज़ साहब, एक चीज़ बंदे को हमेशा याद रखनी चाहिए, मुफ्त के पैसे से कोई मुल्क तरक्की नहीं करता, ना भीख से कोई मुल्क आज तक तरक्की किया किसी मुल्क। हमें अगर तरक्की करनी है तो हमें अपने आप अपने पाँव पे खड़ा होना और चलना सीखना होगा। हमने पास्ट में यही किया। हमने अपने, देखे ना, अगर आपने इकोनॉमी खड़ी करनी है तो आपको अपने प्रोडक्टिव सोर्सेज को बढ़ाना पड़ता है ना। तो हमने तो उनको अंडरमाइन किया, बल्कि अभी भी आप देखें तो हम उनको अंडरमाइन ही कर रहे हैं। हम हर जगह कहते फिरते हैं हमारी स्ट्रेंथ है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर होने के अलावा हम क्या कर रहे हैं कि 10 बिलियन की हम फूड और एग्रीकल्चर रिलेटेड इंपोर्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं जी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, हम जो कि 60s में एक टाइगर बनने जा रहे थे हम दोबारा बनेंगे। हमारी पॉलिसीज क्या है? कुछ और है। हमारी जो पॉलिसी नजर आती है इस वक्त वो ये है कि सिर्फ हाउसिंग सोसाइटियां बनाओ, हाउसिंग सोसाइटियां बेचो, जो प्रोडक्टिव लैंड बची है उसको भी किल करो, फैक्ट्री के बिजनेस को भी किल करो, सबको किल करो, सिर्फ और सिर्फ जो है कि हाउसिंग सोसाइटियां बनाओ या बड़े बड़े माल बनाओ, प्लाजे बनाओ। मुझे ये कुछ समझा दे कि अब इनका फायदा क्या होगा? जब तक आपकी कोई कानून ना तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं। जो बड़ा बिजनेसमैन, चाहे वो प्रॉपर्टी का या कोई भी है, जब उसके पास 4 पैसा आता है तो वो पहला काम ये करता है कि फॉरेन अकाउंट के बाद पैसा वहां ले जाता है, यानी कि आपकी इकोनॉमी फिर बैरन की बैरन रह जाती है। तो अब इस सिचुएशन में आप देखें ना, हर बंदा देखे ना, आपके पास सगा भाई भी आ रहा हो ना रास्ता साहब, हर महीने 2 महीने बाद मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो, आप भी तंग आ जाओ, क्या यार तुमने तमाशा लगाया हुआ है, हर दूसरे मुझसे पैसे मांगने आ जाते हो। भी दूसरे को बुरा भला कहने से पहले हमें अपने गिरेबान में देखना पड़ेगा कि हमने क्या किया। एक तो हम पैसे मांगते फिर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमारी गवर्नमेंट के लल्ले तलल्ले देख लें, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, ये नहीं कि जैसे शहबाज शरीफ की, इससे पहले वाले देख लें, उससे पहले वाले देख लें, इनको लल्ले तलल्ले देखे कैसे कैसे इनको सहूलतें मिली हुई है। आप इधर आए ना F6 में आपको नजर आएगा कितने फैक्ट्रियों के यहाँ पर घर हैं कि जो गवर्नमेंट ने उनको बना के दिए हैं करोड़ों की प्रॉपर्टीज में, सिर्फ एक फैक्ट्री को रहने के लिए। एक तरफ कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं, दूसरे हमने शहाना जिंदगियां दी हुई हैं। तो बात पैसे देने वाला भी सोचता है। हाँ। लेकिन ना आप मार्केट नहीं, लेकिन मैं आपके सामने बतौर, आप क्योंकि एक मुहक्किक भी हैं, तो एक मुहक्किक होने के नाते आपके सामने एक रिसर्च क्वेश्चन रखता हूं
देखें, एक हाइपोथेसिस ये थी कि हम दूसरों की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, नाउज़ुबिल्लाह कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम हकीकी पाक सर ज़मीन यानी मक्का मदीना की ज़मीन की हिफाजत के लिए भी नहीं गए, जो कि हमारे लिए एक शर्म का मुकाम है। लेकिन एवरीवन हैज़ देयर ओन जस्टिफिकेशन फॉर एवरीथिंग, बट एम ये है कि पूरा दिन हम यही बातें करते लेकिन हम नहीं गए। फिर उसके अलावा जो है हमने अपनी मुस्लिम उम्मा के साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ आपने अच्छे ताल्लुकात रखने, नहीं रखे। अब जो भी इशू हुआ, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक हाइपोथेसिस मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। अगर पाकिस्तान 2017 में बूट्स ऑन ग्राउंड ले जाता, ज़रूर पाकिस्तान इसकी कोई ना कोई कॉस्ट ज़रूर बेयर करता इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी इशू, लेकिन इन रिटर्न हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते और सालाना हमारा वजीफ़ा बंद जाता, हमें लगी बंदी आमदन मिलती जैसे हमें पहले एलाइड सपोर्ट के तहत मिलती थी। इसके अलावा वेस्ट कभी हमें कोलैप्स ना होने देता इकोनॉमिकली, क्योंकि उनको पता होता कि हम मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको पता है उनके क्या इंटरेस्ट हैं इस रीजन के अंदर। इसके अलावा आप सीपेक आपको रोकना पड़ता, जो कि मैं आज भी आपके साथ कंटेंट करता हूं कि ये एक फजूल मंसूबा है सीपेक, और ये मुल्क की माशी बर्बादी का एक वजह है। आप इसको वेमिनेंटली अपोज करते हैं, लेकिन मैं इस आर्गूमेंट को सामने लेकर चलता हूं। लेकिन इस हाइपोथेसिस के तहत पाकिस्तान अभी डिफॉल्ट ना हुआ होता, लेकिन अभी जो हाइपोथेसिस के तहत काम किया गया इसमें मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। अब ये बताएं आप, मैं आपको एज ए रिसर्च स्टूडेंट ये बात बता रहा हूं। देखें, आपने बहुत से इश्यूज को इकट्ठा कर दिया। नंबर पहले एक चीज सीपैक मैं शुरू करता हूँ। सीपैक एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें हाथ से काम करना पड़ता है, इसलिए हमारे सब लोगों को ये बुरा लगता है कि हमें कोई काम करने को ना कहें। हमारा इजी वे आउट ये है कि हम किसी को अपने सर्विस दें और उससे पैसे लें। देखिए ना, आज हमसे देखिए, मैं बिल्कुल कहता हूँ, आपकी बात से मुतफिक करता हूँ, हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम ये एक्शन ले रहे हैं। जब उनसे हमारी बात चल रही थी सऊदी अरेबिया से, तो हम कह सकते थे जनाब ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपकी टेरिटरी के लिए करेंगे, हम वोट भेज रहे हैं, मगर यमन में नहीं जाते, ना जाए भी वहां नहीं हम जाएंगे, हम इधर आपके साथ पूरे खड़े हुए हैं। हम खड़े भी हुए उनके साथ, ये नहीं कि हम नहीं खड़े हुए, हमने वहां पर जनरल रहीशीफ गए हुए हैं, सारा कुछ है हमारा, बहुत कुछ हमने किया हुआ। हम दूसरे देखें जो सेक्रेटेरियन की बात करते हैं ना, तो उनको बताते हैं भाई साहब, हम जो पाकिस्तान में सेक्रेटेरियन की बात करते हैं, देखो हमारा इंडिया अर्थ राइवल है, जानी दुश्मन को जंगें लड़ी हुई है, ईरान की सबसे उसके साथ है, ये ट्रेड है जो जान के बहुत से ट्रेड उसके साथ लिंकेजेस है। हम तो उनको नहीं कहते कि आप ना करें। हाँ, तो बिल्कुल, इट्स एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उनकी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी है। मगर देखें, हम अभी सऊदी में जाने का मतलब ये नहीं है कि हम ईरान के खिलाफ हैं, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, हम ईरान से भी उतनी ही दोस्ती चाहते हैं जितनी हम सऊदी अरेबिया से चाहते हैं। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि सऊदी सुन्नी बन के नहीं सोच रहे, वो सऊदी बन के सोच रहे हैं, और ईरानियन ईरानी बन के नहीं सोच रहे, वो सॉरी शिया बन के नहीं सोच रहे, ईरानी बन के सोच रहे हैं। पाकिस्तानी शिया और सुन्नी बन के सोच रहे हैं। हम अपने आप को ठीक करें ना, वो तो अपने मुल्क के मुफादात को देख रहे हैं, वो तो मसलक नहीं देख रहे। जी, आप मुझे बात में कंप्लीट करने दें। जी जी, देखिए, मैं तो देखिए पैसे लेने के ना मुफ्त के, मैं तो वैसे ही, आप आगे देखें सऊदी को आज आप देखते, कल कोई और कंडीशन आ जाती, या वेस्ट कोई और कंडीशन लेके आया था, जिस तरह अमेरिका हमेशा करता है, ढूमोर, वो भी ढूमोर पे आते, तो क्या तब बंद हुए तो हम फिर इसी हालत में होते। इसका अल्टरनेटिव ये था कि हम अपनी इंडस्ट्री बिल्ड करते, हम अपना एग्रीकल्चर बिल्ड करते, वो सीपैक के थ्रू इन्वेस्टमेंट आ रही थी, हम कर सकते थे, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हमने मुफ्ती को ध्यान दिया। अब जब हम नहीं कुछ कर पा रहे, अब देखें अभी भी जो मुश्किल हालात आए तो हमें कितने पैसे दिए हैं, 2 बिलियन से ज्यादा जो कैश में किसने दिया है, इसके अलावा 4.5 बिलियन का रोल ओवर किया है, वो चाइना ने किया है ना, किसी और मुल्क में तो नहीं ना किया। अब सीपैक के अंदर अगर हमने अब तक इंडस्ट्री लगा ली होती है, 10 साल का हो गया मनसूबा, आज हमारी इंडस्ट्री चल रही होती, हम चाइना की इतनी बड़ी मार्केट है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, चाइना की जो है कि वो 100 ऑफ बिलियन में अभी सिर्फ फूड इंपोर्ट कर रहा है, हमने सिर्फ एग्रीकल्चर कर ली होती तो हम अभी तक उनको मार्केट से जान के 15-20 बिलियन डॉलर की हम उनको सिर्फ फूड एक्सपोर्ट कर रहे होते। अगर हम नहीं करते तो किसी को क्या ब्लेम देना। आप देख रहे हैं किसी बंदे को आप गाड़ी लेके देते हैं मगर वो गाड़ी चलाता नहीं है, वो पैदल जाता है, ओके जी वो गाड़ी का क्या फायदा, ये तो नुकसान ही नुकसान है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बस सीपैक को इन्वेस्टमेंट को हमने जाया करने पे ध्यान दिया, हमने उस पर वो काम नहीं किया जो करने चाहिए थे। असल काम था इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का। अब ये बताएं कि आज 10 साल हो गए इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों नहीं बनी, क्यों ऑपरेशनल नहीं हुए? अगर हो चुके होते तो कितनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में आ चुकी होती। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में फंस गया है। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज़। और अभी जिक्र किया जा रहा था कि जी हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और हम उसके साथ ताल्लुकात और ममालिक के भी हैं। सच बात यह कि तिजारत तो हर सूरत में की जा सकती है, जैसे भी हालात हों दुश्मन के साथ भी तिजारत की जा सकती है। ये एक उसूल
हमने बैनुल-अक़वामी सतह पर देखा है। इस वक्त जो दुनिया के बदलते हालात हैं, इसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो गया। आइसोलेशन की वजह मायोपिक थिंकिंग, लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, लैक ऑफ थिंकर्स इन पाकिस्तान, और बहुत सारे थिंकर्स मौजूद भी हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी मौजूद हैं, लेकिन ऐसी पोजीशंस पर नहीं है कि सही एडवाइस कर सकें। ओवर इमोशनल नेशन, ओवर इमोशनल पीपल, और ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे लोग बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा खुददारी की बातें करते हैं, और हरकतें जो दुनिया में हो रही हैं ये तो आप वाकिफ़ ही हैं, और हमारी रेपुटेशन क्या बनी है ये भी आपके सामने। शकील रामे साहब, प्रॉब्लम ये है कि वी आर एन ओवर इमोशनल पीपल। हम अपने इमोशंस के अंदर आके हम खुददारी, गैरत, गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, इस तरह की बातें करके हम सोचते हैं कि हम बड़े बहादुर और अक्लमंद बन गए। लेकिन एक पंजाबी की कहावत थी कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं लेना चाहिए। मैंने उस तरह से नहीं बोला, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। तो हम क्यों वैरी बने हुए हैं सबके? हम समझें इस बात को कि मामला फहमी बेहतर है। उर्दू की भी एक कहावत है कि वक्त पड़ने पर एक मखसूस जानवर होता है, उसको भी बाप बना लेना चाहिए। तो बात यह कि हम क्यों समझ नहीं पा रहे कि मामला फहमी भी कोई चीज़ होती है, सिचुएशनलिज्म भी कोई चीज़ होती है। दुनिया की पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर अकेले सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। क्या कहते हैं आप? देखिए, अकेले सरवाइव करना मुश्किल है, मगर अब कम्युनिटी में तब भी इज्जत होती है जब आप अपने पाँव पे खड़े। अब ये देखें ना कि दुश्मनी जो कहते हैं पानी में रह के मगरमच्छ से बैठ करना चाहिए, मगर बैठ तब करें जब आप अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकें और मगरमच्छ को दो आगे से लगा भी सकें। अगर हमें मगरमच्छ से खाने के लिए मगरमच्छ से पूरे जाने के जाना पास मांगने के लिए, तो फिर तो बैर की तो बात ही नहीं है, फिर तो सर झुका के चलना पड़ता है। अब देखिए, हमारा जो मसला है कि वो हमारा मसला ये नहीं है कि हमारा मसला ये नहीं है कि हमारे पास अपराधी कुव्वत नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसे नहीं है कि जो डेवलपमेंट हो सके। हमारी आप देख लें, ब्यूरोक्रेसी को देख लें, हमारी पॉलिटिकल लीड को देख लें, आप देख लें इनको कैसे चल रहे हैं। क्या उनका आप उनसे विजन पूछें तो वो एक क्या कहते हैं जी हम ऐसे कर दें, भी कर देंगे नहीं, आपको हमने तकरीरें करने के लिए नहीं हायर किया करते। देखिए, गवर्नमेंट का काम तकरीरें करना नहीं होता, गवर्नमेंट का काम होता है काम कर। तकरीरें करने दें लोगों को, एनजीओ को करने दें, थिंक टैंक्स को करने दें, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को करने दें, करें दें इनको तकरीरें, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या वैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। भी आपका काम है, आपने ग्राउंड पे चीजों को लेके आना है। अब देखिए, हमने हर 10 साल बाद फिर उसी जगह पे खड़े होते हैं कि मुल्क मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। हम अभी भी सर्वाइव कर सकते हैं, हम अभी भी रिवाइव कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर आपका मेरा डिस्प्यूट है, क्योंकि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का करंट इकोनॉमिक मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। साइंटिफिकली मैं आपको प्रूव कर सकता हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आपकी बातें मानी जा सकती। आपने शायद मेरा अल्फाज नहीं सुने। जी जी, मैंने कहा कि हम सर्वाइव भी कर सकते हैं और रिवाइव भी। अब देखिए, सर्वाइव करने के लिए फंडामेंटल चीज रिक्वायर्ड होती है, वो चेंज होती है। हमें अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करना होता है। अब अगर हम इसी पे इंसिस्ट करते रहे जो हम कर रहे हैं, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना कि हम उससे पैसे मांग लेंगे, उससे मांग लेंगे। हमारे घर वजीर खजाना का यही एक खुशी का इजहार का बताने का तरीका नहीं है कि मुझे वहां से इतने पैसे मिल गए, वहां से इतना कर्ज मिल गया, तो फिर तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज वो कर्ज मिल रहा है तो कल हमें वापस भी करना है ना। नहीं, वो खुश थोड़ी हो रहे हैं। आपके इस्लामाबाद के एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके सामने उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। गलत बोल रहा हूं आपको? जो सबसे ज्यादा आपके माने जाने आपके मुल्क के इकोनॉमिस्ट हैं। देखें बात सुने, अभी जो बात है ना, अभी जो कि आप IMF की बात करते हैं, हमें उसकी एंडोर्समेंट चाहिए। हम जिस जगह पे बैठे हुए अभी जो आप कहते हैं शॉर्ट टर्म में जो सर्वाइवल के लिए हमें उनकी एंडोर्समेंट चाहिए, यहाँ तो फिर हम उनसे निकलें तो फिर वो हमें डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देंगे, या जो सब इकोनॉमीज पे लग देंगे। हम उसको सर्वाइव करें मुश्किल हालात को और उससे उभर के निकलें। अब देखिए, हम चाइना की मिसाल देते हैं। आपको पता है कि 80s में चाइना में कितनी पॉवर्टी थी? 80% उनकी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन पे थी, और 40 साल उन्होंने सर झुका के काम किया, और आज दुनिया की बात कंट्री है कि जिसमें जीरो पॉवर्टी। यहाँ तो हमें फिर ऐसी चीज पे जाना चाहिए होगा। लेकिन बात वही, आप जो मर्जी घुमा लें, जितनी मर्जी बातें कर लें, जो मर्जी आप थ्योरी पेश कर लें, जो मर्जी कर लें, जब तक आप हाथ से काम करने को तरजीह नहीं देंगे, आप यहाँ हैं, आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, जो मर्जी कर। सर, ये इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है, आप माने या ना माने। देखिए, मैं आपको बताता हूं, 5 साल पहले ये ड्रामा उल्टा था कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का इकोनॉमिक सोल्यूशन IMF के पास जाना नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं।
और असद उमर, जो कि अफलातून अव्वल अपने आप को तस्वुर करते हैं, उन्होंने ये पूरा डिज़ाइन बनाया कि किस तरह हम IMF के पास नहीं जाएंगे। वैसे सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क मईशत का उन्होंने ही किया, लेकिन वो बेचारा इतना तेज़ कोई आदमी निकला कि वो उसमें से जो निकला है बच के, तो उसने बाकी सारों को गंदा किया, खुद अपना नाम कहीं उसका आया ही नहीं। सबसे ज़्यादा मईशत का बेड़ा गर्क उसने किया। लेकिन आप मुझे बताएं कि IMF के पास ना जाना पाकिस्तान की इकॉनमी का सोल्यूशन था। ये 5 साल पहले प्रोपोगेट किया गया, हर अखबार में हर इंटेलेक्चुअल ने यही बात बोली। अब आप मुझे बताएं कि कौन जिम्मेदार है, हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल? देखिए, तब हम एक झटका लेके, अगर उस वक्त हम झटका लेके अपनी साथ गार्ड कर लिया तो हम बच गए होते। मगर ये है कि हमने वही गलती अभी कर रहे हैं दोबारा। हम फिर IMF के पास जा रहे हैं, मगर IMF के पास इसलिए इंडोर्समेंट जरूरी है कि आपकी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के बगैर, क्योंकि हमें कर्ज लेने हैं। नहीं, लेकिन एक बात का आपने जवाब नहीं दिया, आप अवॉइड कर गए। देखें, इस सवाल का आप मुझे जवाब दें कि 5 साल पहले आपको मैं अखबारात, जरीदे, रिसाले, आर्टिकल्स दिखा दूंगा, हमारे इंटेलेक्चुअल्स ये बातें कह रहे हैं सब इक्वोवोकली कि हमें IMF के पास नहीं जाना चाहिए, यह हमारी मईशत का हल है। मैं आपको दिखा देता हूं, आप चाहे तो खुद देख लें इंटरनेट पर। मैं आपको यही बता रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा मुझे भी टाइम देते हैं आप सर कि मैं यही बता रहा हूं, उस वक्त हम अगर ये स्टेप ले चुके होते, हम ना गए होते और हम थोड़ा झटका खा के निकल चुके होते उन हालात से, तो आज में दोबारा ये सोचना पड़ते। हमने क्या किया, हमने कर्ज लेना आसान समझा, उस कर्ज ने मजीद हम पे बोझ बढ़ा दिया। फिर जो कर्ज ने मजीद बोझ बढ़ा दिया, अब हमारे पास प्रोडक्टिव सोर्सेज नहीं, हमारी ट्रेड का भी मसला है। हमने उस वक्त तो ये था ना कि हम CPEC के अंदर जाके अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव कर लेते, हमने वो भी नहीं किया। उस वक्त तो ये था ना कि हम एग्रीकल्चर में जाके अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर लेते। ये जो प्रपोजल थी, मगर कुछ नहीं हुआ उसमें। 5 साल बाद फिर हम कर्ज पे बैठे हुए हैं। तो बात ये देखें, मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जब आपकी जगह फंस जाते हैं ना, उससे निकल अक्लमंदी होती है। या तो आप बिल्कुल, मैंने कहा था, इनको इनकार कर दें जी अब हम किसी को नहीं मानते, या तो इस तरह कहते हैं जी हम अभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम अपना देख लेंगे, हम किसी कर्ज भी नहीं लेंगे। फिर तो आप IMF को नो कह सकते हैं। अगर आपने कर्ज लेना है दूसरे बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, ADB से, या दूसरी बैंकों, दोस्त ममालिक से, वो सब यही कह रहे हैं IMF आपको स्टैंप लगा के दे। अब हम फंसे हुए हैं। आप बात समझ रहे, कंटेक्स्ट क्या है? वो कहते हैं IMF से पहले क्लियर करा के लाएं क्योंकि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन वो है रेटिफिकेशन का। तो अब हमें ये चीजें जो है ना, इस जगह फिर हमें इमोशंस को नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को यानी कि हालात और उसके मुताबिक स्टीयर करने की कोशिश करनी चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि जो अभी जो कर्ज की बात चल रही है, नेगोशिएशन की बात चल रही है, इस टाइम पीरियड को हम ये समझिए कि हम अपना दूसरा घर ऑर्डर में कर देते। देखिए, 1 साल में कानून यानी कि एग्रीकल्चर आपको बूस्ट दे सकती थी, अब वो बातों में लगे हुए हैं। आपने किसान को मजीद मार दिया बेचारे को। जो भी गवर्नमेंट आती है वो किसान पे मजीद बोझ डाल जाती है। आप उसको खाद तो देते हैं सबसे महंगी और इंश्योर करते हैं वो महंगी खाद ही खरीदे, मगर जब उसकी प्रोडक्ट की बारी आती है तो आप कहते हैं अब गंदम को यानी कि मिनिमम के रेट पे बेचे। क्यों बेचे? तब मार्केट आपको भूल जाती है। पहले आप मार्केट की बात करते हैं, तब आपको मार्केट भूल जाती है। जब किसान ने लेने जाना होता है इनपुट्स, आप कहते हैं मार्केट वैल्यू इतनी है जी, हम तो यही कुछ नहीं कर सकते। उसको आपने कीमत नहीं देनी, बाद में उससे डबल कीमत पे आप बाहर से चीजें मंगवा रहे होते हैं। अपने किसान को नहीं देना, आपने बाहर से मंगवा के बाहर वालों को ज्यादा दे देना है। तो ये तो हमारी पॉलिसी है। इस पॉलिसी चॉइसेस में नहीं, बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है और मेरे ख्याल से इस पर वर्क होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ दही मईशत के ऊपर बात नहीं होती और दही मईशत के ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे किसानों के लिए फेयर प्राइस की, मार्केट प्राइस की बात की, फेयर प्राइस की बात की, उनका राइट है और उनको मिलना चाहिए और इस पर ज़रूर आगे भी चलकर बात होगी। यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।